नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर बंगाल से, जहां पर सियासी हलचलें खूब बढ़ गई हैं क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार टीएमसी के संपर्क में, ऐसी खबरें आ रही थी। अब बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी हो रही है। मुकुल रॉय तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। थोड़ी देर बाद मुकुल रॉय के तृणमूल में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी से 4 बार फोन पर बात की है। मुकुल रॉय की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से कभी नहीं बनी। शुभेंदु ने बीजेपी में, जिस तरीके से शुभेंदु को बीजेपी में लाकर कद बढ़ाया गया, मुकुल रॉय पूरी तरह से साइडलाइन हो गए थे, हाशिए पर कर दिया गया था। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, 3 बज चुके हैं, 3:30 बजे का वो वक्त जिस वक्त आपने बताया था कि एक बड़ी पिक्चर दिखेगी जिसमें वापस से ममता बनर्जी, मुकुल रॉय दोनों एक साथ होंगे, यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी फिलहाल वहां क्या चल रहा है? जी हाँ नवजोत, एक दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा तृणमूल के पार्टी हेडक्वार्टर्स में। 4 साल पहले मुकुल रॉय बीजेपी दफ्तर दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन किए थे और 4 साल के बाद फिर से उनकी घर वापसी इस वक्त हो रही है। और तृणमूल कांग्रेस भवन में इस वक्त मुकुल रॉय और ममता बनर्जी और उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी, इन तीनों का बैठक चल रहा है। और कुछ देर में, आधे घंटे के बाद ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि हम कह रहे थे, ये हर बार नहीं होता है, ये बहुत ही एक खास ओकेजन रहेगा जब ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी ऑफिस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि ज्यादातर समय पे ये देखा जाता है, ये पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट घोषणा हो या कुछ और बड़ी घोषणा हो, वो ममता बनर्जी अपने घर से, कालीघाट घर से करती हैं। लेकिन आज मैसेज देने की कोशिश है, ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रैटेजिक मैसेज होने जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों से तृणमूल के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि जो लोग तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए थे, बहुत सारे ऐसे नेताओं ने ये इच्छा जताई है कि वो वापस आना चाहते हैं। उनको गलती हो गई थी, वो बीजेपी में जाकर गलती किया है, ये उन्होंने पब्लिकली कहा है। क्या उनको लेना चाहिए? कुछ दिन पहले जब तृणमूल का वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था, जिसमें अभिषेक बनर्जी को पार्टी का कमान संभाला गया और उसको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दी गई, उसी दिन तय हो गया था कि ममता बनर्जी जो पार्टी के चेयरपर्सन है, उनको सौंपा गया है ये डिसीजन। और आज वो डिसीजन फाइनली देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने सुबह ही ब्रेक किया था, मुकुल रॉय अब आ चुके हैं तृणमूल के पार्टी हेडक्वार्टर्स में और कुछ ही क्षणों में हमको देखने को मिलेगा मुकुल रॉय और ममता बनर्जी फिर से एक साथ एक ही फ्रेम में। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक दाव है, एक मैसेज है जो ममता बनर्जी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में देने की कोशिश कर रही है। ऐसे एक समय पे, ऐसे एक वक्त पे जब बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल उठ गए हैं उनकी लीडरशिप को लेके। दिलीप घोष पार्टी के अध्यक्ष जरूर है, उनका टेन्योर खत्म होने को आ रहा है, लेकिन उस वक्त जो शुभेंदु अधिकारी है, जो नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को शिकस्त दिया था, वो दिल्ली गए थे कुछ दिन पहले। बीजेपी के आलाकमान से बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के चेहरे बनेंगे और पश्चिम बंगाल बीजेपी को विरोधी दल के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और यही कारण है कि जिस तरह से मुकुल रॉय बीजेपी के अंदर जो उनका जो स्पेस है वो घटता हुआ दिख रहा था। मुकुल रॉय हालांकि वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के और इस बार चुनाव जीत के भी आए हैं। ये पहली दफा है जब मुकुल रॉय ने कोई चुनाव जीत के वो एमएलए वो बने हैं इस बार। लेकिन इस समय पे उनको दरकिनार करने की कोशिश उन्हें लग रहा था हो रही है बीजेपी में, और शुभेंदु अधिकारी को कमान संभाला दिया जा रहा था पश्चिम बंगाल बीजेपी की, और यही कारण है कि वो आज तृणमूल में शामिल होने जा रहे हैं। इंद्रो, देखिए, हालांकि ये तल्खियां, नाराजगियां तो बहुत समय से चल रही थी। जिस दौरान शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल किया गया था, तब भी यही सवाल उठ रहे थे कि जो पहले से बीजेपी में है, जिनका कद बहुत बड़ा है, उनको किस तरीके से समझाया जाएगा, क्या वो इस बात को डाइजेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। चुनाव खत्म हुए, टीएमसी वापस सत्ता पर काबिज हो गई, इसके बाद से ही खबरें चली कि जो लोग टीएमसी छोड़ बीजेपी में चले गए वो वापस से लौटना चाहते हैं। अब अगर वो लोग वापस आते हैं, क्योंकि 2017 में याद कीजिए मुकुल रॉय के जाने के बाद एक तरीके से झड़ी लग गई थी लोगों की बीजेपी की तरफ जाने की, अगर उनमें से कुछ वापस आते हैं तो उनको एकोमोडेट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से टीएमसी के अंदर मंथन इसको लेकर चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, इसको लेके ही मंथन इस वक्त चल रही है। जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं,
मुकुल रॉय, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जो दो सबसे बड़े नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनके साथ इस वक्त बातचीत उनकी जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे उनके करीबी नेताओं की बातचीत हो रही थी जो बीजेपी में गए, जिनको बीजेपी में टिकट मिला और जो बीजेपी में जीत के आए हैं एमएलए। बीजेपी के पास इस वक्त पश्चिम बंगाल में 75 एमएलए हैं और ये चैलेंज कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने लिया है कि एक भी एमएलए यहां से छोड़ के तृणमूल में नहीं जाएंगे। और यही चैलेंज, यही दावा दिलीप घोष ने भी किया है। लेकिन मुकुल रॉय के करीबी माने जाने वाले कुछ एमएलए हैं जिनके साथ मुकुल रॉय की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। ये हमें सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है। उनकी भविष्य क्या होगी? क्या तृणमूल कांग्रेस स्ट्रैटेजी के रूप में कुछ ऐसे एमएलए को बीजेपी से तृणमूल में इंडक्ट कराएगी ताकि बीजेपी को और एक झटका लगे? ये एक हो सकता है। दूसरा सवाल जो है, जिन लोगों ने तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किया चुनाव से पहले लेकिन वो चुनाव हार गए, जैसे राजीव बैनर्जी हो या सोनाली गुह हो, दीपेंद्र बिस्वास हो, प्रवीर घोषाल हो, इस तरह के जो नेता हैं, क्या उनको वापस पार्टी में लेना चाहिए? अगर लेंगे तो किस तरह का फायदा, राजनीतिक फायदा तृणमूल को हो सकता है? इन सब पर जोर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन इस वक्त नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नजर आप बना रखिए। इंद्रजीत मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएमसी दफ्तर के बाहर से अंदर मुलाकात हो रही है मुकुल रॉय और ममता बनर्जी की। 3:30 बजे का वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक तौर पर ऐलान होगा। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी रण का भी जिक्र करना जरूरी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरे दिन मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। ये माना जा रहा है कि दिल्ली में प्लान यूपी पर जमकर मंथन हुआ है। कल अमित शाह से भेंट और आज 2.5 घंटे और 6 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़ी मुलाकात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकातों में व्यस्त रहे। सुबह 10:45 पर पीएम मोदी से 4 किलोमीटर दूर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर और 1:30 बजे के करीब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में। इन सब में सबसे अहम रहा पीएम मोदी से मिलना। कई तरह के कयासों और संभावनाओं के बीच इस भेंट के बाद योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद से भरा ट्वीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का बुलावा 2022 की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। योगी वापस लखनऊ जाएंगे तो उनके पास 2022 के यूपी विजय का ब्लूप्रिंट मौजूद होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 8 फॉर्मूले तय किए हैं। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, गरीब कल्याण योजनाओं में तेजी, नए दलों से गठबंधन, केंद्र में यूपी के सांसदों को मंत्रालय, अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना, विकास योजनाओं को पूरा करना, संगठन में मजबूती लाना, यूपी कैबिनेट में फेरबदल। ये वो रास्ते हैं जिनसे होकर बीजेपी 2022 की चुनावी लड़ाई जीतना चाहती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे और कोरोना की सुनामी ने बीजेपी के विश्वास को हिला दिया है। बीजेपी वक्त हाथ से निकलने से पहले डैमेज कंट्रोल कर लेना चाहती है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो बीजेपी यूपी विजय का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लग गई है। कुछ हफ्तों से यूपी बीजेपी के अंदर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई थी, बैठकों का दौर चल रहा था। आज खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लगातार सुबह से बैठकें कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी ने यूपी का प्लान तकरीबन तय कर लिया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो,
देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो योगी जिनकी मोदी दिल खोलकर तारीफ करते रहे, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वो योगी जिन्हें मोदी ने यूपी जैसे बड़े और अहम राज्य की बागडोर दी। योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया। वो योगी जो बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा रहे। मैं देख रहा था जो लोग मौजूद थे अभिवादन में एक ही बात कह रहे थे और वह कह रहे थे जय श्री राम का। वो योगी जिनका बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हमेशा नाम रहा। क्या अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हुए हो सकता था क्या? वही योगी आज दिल्ली दरबार में हाजिर हुए। एक के बाद एक मुलाकात हुई। कल अमित शाह से मुलाकात हुई। तोहफे में योगी ने किताब भेंट की और किताब का शीर्षक एक शब्द सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। वो शब्द है समाधान। तो क्या योगी के इस दिल्ली दौरे का एक सिरा किसी समाधान से जुड़ा है? क्या योगी आदित्यनाथ का सामना किसी संकट से है? पिछले 2 हफ्ते से लखनऊ में गजब की राजनीतिक सरगर्मियां हैं। धुआं कुछ यूं उठता रहा है कि आग की मौजूदगी का शक होता रहा। मसलन बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष की लगातार लखनऊ में मौजूदगी। बीएल संतोष की विधायकों और मंत्रियों से लगातार बैठक। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात। राधा मोहन सिंह की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात। और बुधवार 9 जून को लखनऊ में सीएम आवास पर मैराथन बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री सुनील बंसल हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे। बुधवार की रात योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल की कुछ और बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई और फिर अगले ही दिन आनन फानन में योगी दिल्ली निकल गए। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली दरबार यूपी के तमाम सियासी कील पेच दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है? क्या चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के लिए कोई निर्णायक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? क्या बीजेपी कोरोना की दूसरी लहर के सियासी नुकसान की चिंता में कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है? क्या चुनाव के इतने करीब आकर योगी मंत्रिमंडल में विस्तार का दांव चलने पर विचार हो रहा है? क्या जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से होने वाले जातिगत असर पर बड़ा मंथन हो रहा है? ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि यूपी का युद्ध तो योगी के मोर्चे पर ही लड़ा जाएगा। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है? सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह? इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई। ये चंद दिनों पहले की बात है। पिछले कुछ हफ्तों से बीजेपी में जो कुछ भी चल रहा था, अब वो निर्णायक दौर में पहुंच गया है। जितिन प्रसाद के मंत्री बनाए जाने की तैयारी हो चुकी है। कुछ और बड़े फैसले इंतजार में हैं। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ग्लैमर और रफ्तार से भरे शहर की तस्वीर, लेकिन मॉनसून के दिनों में यही मुंबई बदरंग हो जाती है। नजर आने लगती है पानी से भरी हुई सड़कें, जद्दोजहद करते लोग। और इस वक्त मुंबई में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन रात की बारिश से मुंबई में सुबह क्या हाल हुआ वो इन तस्वीरों में देखिए।
आप इन तस्वीरों में किसी भी साल की तारीख डालकर देख सकते हैं, क्योंकि मुंबई के अंधेरी सबवे की ये सालाना मॉनसूनी आपदा है। कल रात से सुबह तक रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी भारी बारिश हुई और पानी से भर गया अंधेरी सबवे। आम दिनों में इस रास्ते से मुंबई के आम से लेकर खास तक लोग रोजाना गुजरते हैं, लेकिन बारिश ने इस सबवे से गुजरने वाली ट्रैफिक की रफ्तार ही बंद कर दी। शुक्र है कि आसमान से बादलों ने मेहरबानी की, पानी बरसना थोड़ा रुका और थोड़ी देर बाद अंधेरी सबवे की चमक लौट आई। मुंबई की मॉनसूनी आफत की कहानी सिर्फ अंधेरी सबवे की नहीं है, बल्कि शहर के हर निचले इलाके का यही हाल है। माटुंगा की आज सुबह की तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर तालाब है या तालाब में सड़क? अब इस तस्वीर को देखकर ये आप तय कीजिए। इस तस्वीर से उन लोगों की परेशानी समझिए जिन्हें हर हाल में काम पर जाना था। बस पकड़ने के लिए लोग बस स्टॉप पर जाते हैं, लेकिन यहाँ बस स्टॉप पर पानी भरा हुआ नजर आया। आसमान से बादल ऐसे बरसे कि बारिश का पानी घरों के दरवाजों को चूमने लगा। मानो थोड़ी और बारिश होती तो पानी का घुसपैठ घर तक पहुंच जाता। साइन के प्रतीक्षा नगर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। संकरा रास्ता, पानी पानी, लोगों की मजबूरी है, काम पर जाना है तो सड़क पर इस मुसीबत को तो पार करना ही होगा। और ये भी आज सुबह की ही तस्वीर है। दादर में फ्लाईओवर के नीचे बिल्कुल तालाब जैसा मंजर। दादर प्लाजा का हाल और भी बुरा। यहाँ भी सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया। आसमान से बरसते पानी और सड़क पर जल जमाव के बीच कामगार अपने काम पर जा रहे हैं। पापी पेट का सवाल जो ठहरा। सोचिए, अभी कोरोना की वजह से मुंबई शहर पूरी तरह से खुला भी नहीं है। अगर कोरोना पाबंदी नहीं होती तो आज सुबह मुंबई में त्राहिमाम मच गया होता। जब निचले इलाकों पर मूसलाधार मुसीबत आई हो तो माहिम कैसे बच सकता है? सड़क पर दरिया बहा तो सड़क किनारे स्थित सेंट माइकल चर्च में पानी घुस आया। शुक्र है कि पानी रुकने से सड़कों पर जलस्तर इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। कहावत है, मुंबई की रफ्तार कभी रुकती नहीं है। मूसलाधार आफत के बावजूद आज मुंबई ने फिर वही जज्बा दिखाया। दादर सब्जी बाजार की तस्वीर देख लीजिए। बारिश के बावजूद दुकानदार और खरीदार बाजार में नजर आए। बारिश ने उनके जज्बे को कम नहीं किया। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का हाल भी देख लीजिए। बारिश की वजह से रफ्तार कम तो हुई, लेकिन धीरे धीरे ही सही लोग बढ़ते गए। 6 तस्वीरों में मुंबई की बारिश का हाल। अंधेरी, माहिम, दादर, साइन, गांधी मार्केट, विले पार्ले। देश की आर्थिक राजधानी के तमाम निचले इलाकों में सुबह बारिश से त्राहिमाम हुआ। बारिश से मुंबई की मुसीबत को देखते हुए हर बार की तरह इस बार भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चंद घंटे की बारिश भी क्यों नहीं सह पाती मुंबई। मुंबई से इजाज खान और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल रात आग से करीब 15 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की घटना बारामूला के नूरबाग इलाके की है। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नूरबाग इलाके में रहने वालों के लिए कल की रात आफत की रात थी। अपनी आंखों के आगे भला कौन इस तरह अपने आशियाने को धू धू कर जलता हुआ देखना चाहेगा। बताया जाता है कि आग एलपीजी गैस में रिसाव की वजह से भड़की थी। देखते ही देखते आग ने करीब 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि बड़ी मुश्किल से लोग अपने घरों से बाहर निकल पाए। किसी को भी अपने साथ कुछ समेटने का मौका नहीं मिला। ये कम से कम जब ईशा की अजान हुई, बस उसी वक्त आग एक मकान से जाहिर हुई। बस उसने खाली 2 या 3 मिनट दिए
और उसने अपने जद में सब मकान लाए। किसी को कोई फुर्सत नहीं दी। ये कोई अल्लाह की तरफ से आफत थी कि कोई कुछ सामान निकाले, कुछ शुक्र है कि सब जाने बची। आग भीषण थी। इसे बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां लगाई गई। बस्ती की गलियां संकरी थी। इससे दमकल को पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये भी एक वजह रही कि आग को जल्दी काबू में नहीं किया जा सका। आग बुझाने में सेना के लोग भी शामिल हुए। घंटों की मशक्कत के बाद आग की लपटों को शांत कर दिया गया, लेकिन तब तक लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो चुके थे। कई परिवार बेघर हो चुके थे। बारामूला जिले के नूरबाग इलाके में बीती रात जबरदस्त आग लग गई। आग में करीब 15 घर तबाह हुए। गनीमत ये रही कि इस आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुई, लेकिन लाखों का माल खाक हो गया। आग बुझ गई, लेकिन जिनका घर, सारा सामान राख हो गया, उनके सामने जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की मुश्किल चुनौती आ गई है। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। देश में फिलहाल जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पर स्लॉट ही नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ कुछ इस तरह के लोग भी हैं जिनके घर जाकर वैक्सीन देने की पेशकश की जा रही है, पर वैक्सीन न लगवाने के उनके बहाने ही खत्म नहीं हो रहे। मैं तो कबीर भगवान का भक्त हूँ। मेरा बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जहाँ पे राखे साइयां मार सके तो न कोई ये 2 टांग के इंसान मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। हाँ, मोदी दादा को बता देना और शिवराज बाबा को बता देना, आप मुख्यमंत्री है, वो प्राइम मिनिस्टर है। बहुत से जवान साथी हैं राम जोगली के मर गए, तो ये मरने लायक नहीं थे। आप लोगों ने उनको जानबूझ को इंजेक्शन दिया और उनकी डेथ करवाई। तो ऐसे ज्ञानियों की पूरी फौज आपके इर्द गिर्द मौजूद है, जो सबको टीका लगाने के सरकारी प्लान में पलीता डालने में लगी है। वैक्सीन इनके लिए मर्ज की दवा नहीं, खुद एक मर्ज है। टीका लगाने के लिए बुलाने आए थे। दरवाजा बंद मत करो, इसकी कोई जबरदस्ती नहीं, आप आगे आ जाओ। बस जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं अम्मा, इधर आ जाओ, दरवाजे बंद कर दे। बैतूल के जंगली इलाकों में टीका लगाना पहाड़ खोदने जैसा मुश्किल है। आपके साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस इलाके में टीके की तरफदारी का मतलब दुश्मनी मोल लेना है। 45 साल की उम्र वाले उनको बता दो कि गांव में एक भी वोट नहीं डालेंगे आपके साथ। नहीं, ये बताओ उनको। हमको वोट वाली बात नहीं है। हमको ये बोला कि उन्हें 45 साल से 50 साल के अंदर वाले को टीका लगाना है। ले जाओ सब उनको पकड़। बैतूल के आदिवासी बहुल गांवों में वैक्सीन को लेकर डर की पड़ताल के लिए पिछले दिनों संवाददाता रवीश पाल सिंह भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर का सफर तय कर वहां पहुंचे। हमने पड़ताल में पाया कि 45 गांव में टीका लगाने वालों का आंकड़ा 0 है। हम कोरोना का टीका नहीं लगाता। हमारा जंगलों में कोरोना नहीं है हमको। आप नहीं लगवाओगे टीका? नहीं लगाता। डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, मैं टीका नहीं लगाने वाला है। हमारा जंगला में टीका नहीं है। तुम्हारा ये सेट सीट में क्या गंदे रहते हैं, आप लोग गंदे रहते, वो सब कीचड़ और वो मच्छर चापते, उसका लाने करना होता है। हमारे ये जंगल में करना नहीं है सर। नहीं। हाँ, आप नहीं लगवाओगे? नहीं, मैं नहीं लगाता हूँ। अगर आएंगे अगर टीका लगाने वाले फिर? नहीं, टीका लगाने वाला आ जाता जब भी मैं नहीं लगाऊंगा। हमारा जंगलों में है ही नहीं कोरोना। हमारा ये एरिया में आप लोग बता दो कि कोई कोरोना में मरा होगा तो ये बता दिया आप। आज तक संवाददाता रवीश पाल को टीके से जलने भूलने वाली इस जमात के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। गांव वाले ही हमारी टीम पर लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। ये एक आदिवासी बहुल गांव है और बैतूल जिले में आता है। 45 गांव बैतूल जिले के ऐसे हैं जहां पर कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। और इस गांव में भी आपको बताएं कि 600 की आबादी में से एक शख्स ऐसा नहीं है जिसे कोरोना की वैक्सीन लगी हो। वैसे बयानीबाजों की ये बिरादरी महज एक इलाके या फिर एक राज्य तक नहीं सिमटी हुई है। आपको संपूर्ण भारत में बहानेबाजों के महावीर मिल जाएंगे। अहमदाबाद का ही हाल देख लीजिए। नहीं। क्यों नहीं लिया? अब पता नहीं, उसका भी नेगेटिव पॉइंट ज्यादा सुनने में आ रहा है, इसलिए नहीं लिया अभी। मतलब क्या सुना आपने? कि वैक्सीन लेने से मतलब आगे इन फ्यूचर में प्रॉब्लम होने का डर, मतलब क्या कुछ भी बहुत सारी XYZ बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है। क्या चीजें सुनने में आती है कि क्या वजह है कि आपने नहीं लिया है?
कि और अदर कुछ दूसरी प्रॉब्लम होने का डर है कि कुछ और बीमारी हो जाएगी इससे इन फ्यूचर, मतलब स्टेमिना नहीं रहेगा बाद में, ये सब चीजें हैं। यानी कि टीके को लेकर भ्रम घना है, इसीलिए इन लोगों की नजर में टीका लगाना मना है। जरूरत है बहानेबाजों की ऐसी टोली को जागरूकता की घुट्टी पिलाने की, क्योंकि जब तक इनके दिमाग से वहम का बवंडर नहीं छटता, मिशन टीके की मिट्टी पलीदा होती रहेगी। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ रवीश पाल सिंह, आज तक ब्यूरो। वैसे कम वैक्सीन की कई और वजह हैं। वैक्सीन की कमी और अंधविश्वास के अलावा कुछ जगहों पर खस्ताहाल सरकारी इंतजाम भी एक हद तक इसकी जिम्मेदार है। देखिए यूपी के बागपत से ग्राउंड रिपोर्ट। करीब 5 साल तो मैंने देखे और 10 साल से ही वीरान पड़ा। यहाँ पे तो जाए थोड़ा बहुत ही आए, अभी लगाना जब यहाँ सुविधा नहीं है बैठने की तो कहाँ बैठेंगे। मैंने लगवाने वाले से पूछी कर लो, मुझे तो बुखार हुआ 3 दिन तक बहुत जबरदस्त। स्वास्थ्य विभाग की टीम आवे समझावे तो सभी लगवा लेंगे। एक तरफ कोरोना वैक्सीन से भागते लोग, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य के नाम पर ऐसे इंतजाम। अफवाहों और अंधविश्वास के फेर में पड़कर ग्रामीण इलाकों में कई लोग महामारी से ज्यादा टीके के खौफ से परेशान हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के नाम पर इन्होंने बरसों बरस से सिर्फ यही तस्वीर देखी है। जर्जर इमारतें, डॉक्टर और दवाओं के बगैर खाली पड़े हेल्थ सेंटर, कूड़े के ढेर में तब्दील सरकारी इंतजाम। देश के गाँव में रहने वाली बड़ी आबादी अगर वैक्सीन के नाम पर खौफ खाती है तो काफी हद तक इसकी जिम्मेदार ये तस्वीर है। शायद इन लोगों ने कभी किसी बीमारी को दवा से ठीक होते नहीं देखा। शायद इन लोगों के लिए हर बीमारी कुदरत और देवताओं का क्रोध है। शायद इनके लिए डॉक्टर, दवा और वैक्सीन किसी एलियन जैसी अजनबी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बागपत शहर है। बागपत शहर का ये गांव है निवाड़ा, और ये यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक नया जिला बना था साल 2000 के आसपास। तो ये बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा 20 साल या 21 साल पुरानी होगी, और जो पेंट है उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन किस हालत में पहुंच गई, क्यों पहुंच गई, इसका जवाब कोई देने वाला नहीं है। कोई भी अधिकारी ये नहीं बता रहा है कि आखिर वैक्सीनेशन हो रहा है तो कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि जो घर के दरवाजे पर, गांव में लोगों के घर के दरवाजे पर जो स्वास्थ्य सुविधा थी वो बिना छत के है। आप देख सकते हैं ये अंदर ये हालत है। वैक्सीनेशन जहां से होना था, जहां से लोगों को सुविधाएं मिलनी थी, भारत कितना तैयार था इस कोरोना से लड़ने के लिए, इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए भारत कितना तैयार था, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये तस्वीर राजधानी के नजदीक बागपत के निवाड़ा गांव की है। गोबर के ढेर में तब्दील हो चुका ये स्वास्थ्य केंद्र इस बात का गवाह है कि 21वीं सदी में भी ग्रामीण भारत की तकदीर गोबर से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि शहरों की चमक दमक से दूर देश के सैकड़ों गांव की है। जाहिर है आज के हालात में जब पूरी दुनिया कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जुटाने की जुगत में लगी है, हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक जैसे नाम किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर ये जो हेल्थ सेंटर है कब से बंद पड़ा है? इसे तो हो लिया कम से 15 साल जी। अच्छा, तो अभी टीकाकरण चल रहा है वैक्सीनेशन कोरोना का, ये कैसे चल रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे तो जाए थोड़ा बहुत ही आए, अभी लगाना जब यहाँ सुविधा नहीं है बैठने की तो कहाँ बैठेंगे। अच्छा, तो कितने लोगों ने यहाँ टीकाकरण करवाया वैक्सीनेशन? अभी तो थोड़ा नहीं करवाया बस। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा है? बस थोड़ी भय बढ़ रही कि एक दूसरा बताओ जाना कि टीका लगवा गया तो बुखार हो जा, उसमें बुखार में मौत से हर आदमी डरे। आनी तो है ही, पर डरे तो हर आदमी है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य केंद्र की भूतिया इमारतें अब किसी काम की नहीं। दवा डॉक्टर हो न हो, लेकिन इनकी खस्ताहाल दीवारें अभी भी जोर शोर से सरकारी ढोल पीटने में योगदान दे रही हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का ताजा तरीन इश्तेहार ग्रामीणों को बता रहा है कि उनके गांव में भले ही एक भी टैबलेट ना हो, लेकिन सरकार उन्हें मुफ्त में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सौगात दे रही है। सब कुछ जर्जर हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, बैठने लायक तो बिल्डिंग है ही नहीं। प्रशासन कह रहा है कि ये नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज और बड़ी अनोखी चीज हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये जो काम है सरकारी, ये नहीं रुकता है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया, एकदम चमचमाता हुआ पेंट किया गया है आयुष्मान भारत योजना का। इसके बावजूद कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था का यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये पेंट किया गया है।
शायद इसके बारे में सरकारी बाबुओं को बोला गया होगा कि ये गांव-गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां लगना चाहिए, तो ये लगा दिया गया है। आप इसको देख करके खुश होने के लिए इसको लगा दिया गया है, लेकिन क्या स्थिति है आप देखिए। किस गोबर के बीच में मैं खड़ा हूं, कहां भूसा है, चारों तरफ घास उगी हुई है, गंदगी से बजबजा रही है, आसपास खुले नाले हैं, बकरियां चर रही हैं। और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतने बड़े गांव में, यहाँ की आबादी करीब 16 से 17 हजार होगी, और इतने बड़े गांव में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है? ये तो बंद पड़ा है। ये अस्पताल बंद ही पड़ा जी, जब से बना खंडर हो रहा। आप देख लो इसके जो हिसाब है, इसमें कोई नहीं बैठा आके। तो कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है साहब, कैसे लग रही है? बस लगवा रहे, कुछ कम ही लगवाई है लोगों ने। दहशत है लोगों में, भाई इससे बुखार हो जाता है लगवाने के बाद, और बस कुछ नू भी कह दे, मर भी गए 2-4 आदमी। अच्छा, ये बात कौन फैला रहा है? भाई जो लगवा में वही बतावा। एक मैंने लगवाने वाले से पूछी, कल मुझे तो बुखार हुआ 3 दिन तक बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब मेरा खुद बुखार था, मैंने फिर लगवाई ना। मगर बुखार होगा ना, बुखार में तभी लगाने के लिए। अच्छा, ना मैंने अभी नहीं लगवाई। वैक्सीनेशन तो कहाँ चल रहा है जी, यहाँ तो कभी कभार आ जाए इसमें लगाने, उसका पता नहीं चल पाता सबको। वैक्सीनेशन कहाँ लगवाई जी? तो कैसे अब जो कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है? जी इंजेक्शन लग रहा है जी। गाँव में कितने लोगों को लगा रहे हैं? बहुत थोड़े को जी। अच्छा जी, लोग लगवाना चाह रहे हैं? नहीं, लगवाना तो चाहेंगे जी, जब इन्हें कोई जागरूक करेगा, इनके बारे में बताओगे जब तो लगेगा सर। बागपत के स्वास्थ्य महकमे को अपने लोगों की सेहत और जिंदगी की कितनी फिक्र है, इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। लेकिन अफसरों को अभी भी शिकायत है कि लोग वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी जो खास तौर पे ग्रामीण इलाके हैं, उसमें कितनी फेस करने को मिल रही है जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स? कुछ गाँव में ज्यादा मिली है, जैसे इसमें निवाड़ा है हमारे यहाँ। इसके अलावा कुछ पिलाना क्षेत्र के कुछ गांव हैं, जिसमें शहर का बागपत का भी क्षेत्र में कुछ जगह मिली है। कुछ जगह हमारे यहाँ वैक्सीनेशन तब भी बागपत और बड़ौत में हम 100% से ज्यादा अचीव कर रहे हैं। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से बचाव का फिलहाल वैक्सीन एकमात्र उपाय है। सरकार अरबों खर्च करके वैक्सीन जुटा रही है, करोड़ों खर्च करके लोगों को बीमारी और टीके के प्रति जागरूक बनाने की कवायद में जुटी है। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ अफसरों की बेपरवाही और खोखले इंतजाम इन सारी कोशिशों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बागपत से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। पेट्रोल का भाव 100 की पार पहुंच चुका है, डीजल भी शतक लगाने को बेकरार है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज शहर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता जोर शोर से सड़कों पर उतरे। पार्टी से नाराजगी के बावजूद सचिन पायलट भी महंगाई पर विरोध जताने में आगे आए। और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजस्थान में भी कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये एयरपोर्ट चौराहा है सांगानेर में, जहां पर ये नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट गुट के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब कोरोना फैल रहा है, त्राई मची है, नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज? कांग्रेस के राज में जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे, तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। आज 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल डीजल, लगभग 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पूरे देश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर जाकर इस सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे तमाम विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया वैक्सीन को लेकर, जो प्रधानमंत्री जी को अपना रोल बैक करना पड़ा और अंत में घोषणा करनी पड़ी कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। त्राई हो रही है। गरीब तबका, मध्यम वर्ग का तबका आज सरकार की तरफ देख रहा है कि संकट की घड़ी में क्यों दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन की अगुवाई प्रभारी महासचिव शक्ति सिंह गोहिल ने की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर जमा होकर विरोध जताया। कांग्रेस का प्रदर्शन है अलग अलग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के। तमाम सीनियर नेता इस वक्त दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान के 7 जो पेट्रोल पंप है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज
गोयल साहब हमारे साथ है। गोयल साहब, किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है पूरे देश में, इसका क्या मतलब? देखिए, एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते आम हिंदुस्तानी के पर जो महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो हम जनता की आवाज बने हैं, आज रोड पे निकले हैं। पूरी दुनिया में कच्चा क्रूड सस्ता हो गया। दुनिया भर के लोगों को कोरोना की महामारी के वक्त से लेके पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है। भारत एक ही देश ऐसा है कि जहां कच्चा क्रूड तो सस्ता हुआ, पर ये देश के सुल्तान मोदी जी और भाजपा की सरकार दाम बढ़ाती रही उसके ऊपर। आप लोगों ने पैम्पलेट भी हाथ में रखा है और ये लोगों को बांट रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो भी हैं। ये क्या है पैम्पलेट? देखिए, पैम्फलेट में सच्चाई है। जो उस समय लोग प्रश्न उठाते थे मनमोहन जी पे, सोनिया जी पर, कांग्रेस की सरकार पे, मैं दिखाना चाहता हूँ। शीला जी की सरकार दिल्ली में रही, वैट उस समय 20% होता था 2013 में। आज कितना है? 30% 2015 में हुआ। डीजल पर वैट 12.5% था। जीतने के बाद 17.25। वैसे ही कांग्रेस और भाजपा में कच्चे तेल की कीमत 117 प्रति बैरल डॉलर हुआ करता था कांग्रेस के समय में। भाजपा के समय में जून 2021 में 76 प्रति बैरल प्रति डॉलर। ये कंपैरिजन है। 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने वसूले हैं 6 साल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 25,000 करोड़ रुपए वसूले। यानी जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है, बीजेपी एनडीए की, और दिल्ली की केजरीवाल सरकार, दोनों पर कांग्रेस निशाना साध रही है। और यहाँ पर इसीलिए जो पूरा कांग्रेस का सीनियर नेतृत्व है, वो इस समय है, तमाम पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बताने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर बढ़ोतरी नहीं रोकी गई तो कांग्रेस जो अपना प्रदर्शन है, अपना प्रोटेस्ट है, वो लगातार सड़कों पर जारी रखेगी। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। रांची में भी कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पे आज कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल पंप पे। खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वित्त मंत्री भी है रामेश्वर उरांव। तो यहाँ पेट्रोल पंप पे कांग्रेस की पूरी टीम जो है, प्रदेश कांग्रेस की, वो धरना प्रदर्शन कर रही है। और केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पेट्रोलियम के आसमान छूती कीमतों की वजह से लोगों का आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों के जेब पे बोझ बढ़ रहा है और लोग इस मूल्य के वजह से, इस मूल्य वृद्धि के वजह से परेशान हैं। कहीं ना कहीं उनके जेब पे काफ़ी जो है और उनके बजट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो ये देखिए, इस तरह से पेट्रोल डीजल 100 के पार, ये जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो है पोस्टर्स और बैनर्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ ये दिखाया गया है चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्यों बढ़ाई जा रही है, मोदी जी जवाब दो। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा? लगता है कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों ने भी जीएसटी लगाया हुआ है, टैक्सेस है यहाँ की। देखिए, ये प्रदर्शन का व्यापक असर होगा। इस आंदोलन को जो आज हम लोगों ने सभी पेट्रोल पंप में देश भर के अंदर जो हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे जनता कनेक्ट होगी और इसको हम लोग एक जन आंदोलन का रूप देंगे। स्मरण कराना चाहूंगा देशवासियों को, आपके मार्फत, आज तक के मार्फत, कि देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार पेट्रोल पंप में अपना फोटो लगाए थे, हंसता हुआ दांत था। खुश है ना आप लोग भाइयों बहनों? आज इन्होंने जुबान बंद कर ली है और पेट्रोल का दाम आसमान को ठेका दिया है। देश के 2 प्रांतों में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 100 के पार हो गए पेट्रोल। तो इनकी कथनी और करनी देश की जनता ने जान ली।